Hi, dear friends. Sweet morning to all of you. I hope all of you are safe and staying at home only. कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस वो सब ऑनलाइन जो भी आपका चल रहा होगा. I, Prashant Lakhani, once again welcomes you in the world of economics. We have already started with chapter 1 since from last 8 sessions. That was basic concepts in economics. Before some of the sessions we have discussed कि इकोनॉमिक्स के दो बच्चे हैं. देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. पहले बच्चे का नाम था माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरे बच्चे का नाम था मैक्रो इकोनॉमिक्स. टिल आवर लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. अगर हम किसी एक चीज को फोकस करके उसका डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो उसे हम बोले थे माइक्रो इकोनॉमिक्स. और माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड टोटल 8 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक वांट, गुड्स एंड सर्विसेज, यूटिलिटी, वैल्यू, wealth, personal income, personal disposable income and economic activities. In our last session we have discussed 4 different types of economic activities: production, distribution, exchange and consumption. अगर ये शर्ट प्रोड्यूस करना है तो प्रोडक्शन. For production purpose we need four factors of production: land, labor, capital and entrepreneurship. And nothing is free in this world. To produce anything, एक सुई से लेकर एक एरोप्लेन तक कुछ भी प्रोड्यूस करना हो तो we need 4 factors: land, labor, capital, entrepreneur. एंड नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड. कुछ भी फोकट में नहीं है, फोकट में नहीं है, फोकट में कुछ भी नहीं है. जैसे फोकट, मुफ्त वर्ड आया, भूल जाओ, कुछ भी आपके काम का नहीं है. और अगर आपको लग रहा है वो आपके काम का है तो समझ जाओ कि आप बुद्धू हो, बुद्धू. नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड. इफ वी आर यूजिंग लैंड वी हैव टू पे रेंट. इफ वी आर यूजिंग लेबर वी हैव टू पे वेजेस. If we are using capital we have to pay interest on capital. And if I am using my business mind, entrepreneurship, I should earn profit. मैं भी यहाँ पर दान पुण्य करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, राइट. तो प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर्स थे. और प्रोडक्शन का मतलब शर्ट प्रोड्यूस किया गया ताकि मैं पहन पाऊँ. तो शर्ट प्रोड्यूस हुआ मतलब जिस कारखाने में ये बनाया गया उसके मालिक को उसका रेंट मिलना चाहिए, वर्कर को उसका वेजेस मिलना चाहिए, बिजनेस के मालिक को उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए. ये बन गया डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद ये शर्ट मॉल तक आया तो ये बन गया एक्सचेंज. और मैंने मॉल से परचेस किया और लेक्चर में पहन लिया, ये बन गया कंजम्पशन. दैट वाज एंड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. आफ्टर दैट इन माय लास्ट सेशन वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स. जहाँ पे हमने ये लिखा था, ये डिस्कस किया था कि द वर्ड मैक्रो डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज. हम यहाँ पे जो भी डिस्कस करेंगे अब वो बड़ी बड़ी बातें होगी, बड़ी बातें. अब हम छोटी छोटी बातों को डिस्कस नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातों में नहीं उलझेंगे. अगर मैं आसान शब्दों में बोलूँ तो माइक्रो में हम बोलते थे भी एग्जामिन द ट्रीज एंड नॉट द फॉरेस्ट. हम पूरे जंगल की पंचायती ना करके उस एक पेड़ को समझ ले जिसकी छांव में बैठ के हम आराम कर सकते हैं. अब हम ये बोल रहे हैं कि एक एक पेड़ की पंचायती ना करके एक बार घने जंगल तक पहुंच जाओ, कोई ना कोई पेड़ तो मिल ही जाएगा जिसके पीछे मंगल हो सकता है या जिसकी छांव में बैठ के हम आराम कर सकते हैं. तो अब जो भी बातें होगी वो पूरे कंट्री के लेवल पे होगी. दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. डियर फ्रेंड्स, मुझे याद है
इन माई लास्ट सेशन मैंने आपको एक रिक्वेस्ट किया था कि बिफोर यू अटेंड दिस सेशन, दिस लेक्चर, प्लीज़ आप एक डेफिनेशन रट्टा मार के बैठेंगे। आई नो कि आप सब लोग भूल चुके हो। प्लीज़ नोटबुक के पेजेस घुमाइए। प्लीज़ एक डेफिनेशन था, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हमने समझा था कि केनेथ बोल्डिंग ने ऐसा कहा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड्स, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज एक्सेट्रा। मैंने उस डेफिनेशन को समझाने के लिए हाफ एन आवर का टाइम आपके साथ स्पेंड किया था फ्रेंड्स। उस 4-5 लाइन को समझने के लिए हमने 30 मिनट निकाल दिया था, जिसका आसान मतलब ये निकलता था कि अगर मुझे कोई भी चीज़ को समझना है तो उसको एक पर्टिकुलर चीज़ को डिटेल स्टडी करूँगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स। जिस बिजनेस को या जिस कंपनी को मैं ज्वाइन करूँ उसका डिटेल स्टडी। पर्टिकुलर हाउस होल्ड, हर एक घर का मैनेजमेंट मुझे समझना है। हर घर का मैनेजमेंट कि घर कैसे चल रहा है, पापा की कमाई कितनी, मम्मी का खर्चा कितना, हर उस घर का मैनेजमेंट। इंडिविजुअल प्राइसेस, जो भी प्रोडक्ट आप और मैं इस्तेमाल करते हैं उसका प्राइस कहीं से तो आ रहा है। इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, जितने भी वर्कर फैक्ट्री में काम करके कमा रहे हैं उनका वेजेस का क्या। इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम्स, जो भी लोग मेरे जैसे नमूने हैं, जो भी लोग मेरे जैसे नमूने हैं जो यहाँ से भी कमाते हैं, कहीं और से भी कमाते हैं, यहाँ मुँह मार के कमाए, वहाँ मुँह मार के कमाए, तो वो सब का हर एक, देयर इज इनकम, हर एक का ऐसा मुँह मार के कमाने का तरीका मुझे वो सब समझना है। इंडिविजुअल इंडस्ट्री, हमने रिलायंस का एग्जाम्पल दिया था। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को समझना है तो फर्म को स्टडी करेंगे, लेकिन पेट्रोलियम इंडस्ट्री को समझना है तो वो इंडस्ट्री को स्टडी करेंगे। पर्टिकुलर कमोडिटी, अगर मुझे मार्कर पेन प्रोडक्शन करना है तो इससे जुड़ी हुई हर बात, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कितने में आएगा, कितने में पेन बना पाऊंगा, कितने में बेच पाऊंगा, कितना प्रॉफिट कमाऊंगा, कितना टैक्स पे करूंगा, कितना एक्सपोर्ट कर पाऊंगा, कितना इंपोर्ट कर पाऊंगा, मेरी कॉम्पिटिशन में कौन कौन लोग हैं, वो लोग कितना कमाते हैं, वो लोग कितना टैक्स पे करते हैं, वो लोग कितना इंपोर्ट करते हैं, वो लोग कितना एक्सपोर्ट करते हैं, वो लोग कितने में बनाते हैं, हर वो चीज़ जो इस मार्कर पेन से जुड़ी हुई हो। तो फ्रेंड्स, दैट वाज रिवाइज्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट डेफिनेशन ऑफ केनेथ बोल्डिंग फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। वापस एक बार वो रिकैप कर रहा हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड्स, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज। आप बोलेंगे सर आप पागल ये हटेले हो क्या, काय को वो डेफिनेशन बार बार नया आगे सिखाओ ना। फ्रेंड्स, आज जो समझना है, अगर वो सच में समझना है तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो डेफिनेशन बहुत काम की चीज़ है। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एग्जैक्टली ऑपोजिट थिंग, एग्जैक्टली ऑपोजिट थिंग। पहले 5 मिनट एक डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, बाद में फुर्सत से इसका चीरफाड़ पोस्टमार्टम करेंगे और वर्ड टू वर्ड समझेंगे। गिव द हेडिंग, डेफिनेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो, कुछ लोगों को कितना भी समझाए ना वो समझता ही नहीं है, वो माइक्रो मैक्रो माइक्रो मैक्रो समझता ही नहीं है। अरे माइक्रो वो हम पढ़ चुके हैं, आज हम समझने जा रहे हैं मैक्रो मतलब लार्ज, माइक्रो मतलब स्मॉल। हम एक एक बिजनेस की पंचायती करें तो वो माइक्रो हुआ, हम जब पूरी देश की पंचायती करें तो वो मैक्रो हुआ। तो गिव द हेडिंग, डेफिनेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है, क्योंकि इसका हर एक वर्ड, एक भी वर्ड आगे पीछे करना अपने को अलाउड नहीं है।
क्योंकि ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये मेरा दिया हुआ डेफिनेशन नहीं है। पहले लिख लेते हैं फुर्सत से, फिर समझेंगे। राइट डाउन अकॉर्डिंग टू के ई बोल्डिंग, दैट इज कैनिक बोल्डिंग, अकॉर्डिंग टू के ई बोल्डिंग, कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट्स, एकदम होले होले हौले धीरे धीरे लिखेंगे, धीमे 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 लिखेंगे। राइट डाउन मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स, अब बाजू में जगह है तो छोड़ देंगे हम। नेक्स्ट लाइन पे नॉट विथ individual quantity, not with individual quantity. Next line, but with aggregates, but with aggregates of these quantities, these THESE, these quantities, यहाँ पे कोमा कर देंगे, एग्रीगेट ऑफ these quantities, यहाँ पे कोमा कर देंगे। अब नेक्स्ट लाइन में भले कुछ भी समझ में ना आए चलेगा, पहले लिख लो। नेक्स्ट लाइन में नॉट विथ individual income, not with individual income. Next line, but with national income, but with national income. Next line, not with individual price, not with individual price. Next line, but with general price level, but with general price level. Next line, not with individual output, not with individual output. Next line, but with national output, but with national output, but with national output. फ्रेंड्स, आपकी जो भी वर्डिंग्स आपने लिखे, मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, आप देख लीजिए कि वर्डिंग लिखने में आपकी कोई गलती, एक वर्ड भी आगे पीछे नहीं हुई होनी चाहिए। ओके, इट इज टू इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू के.ई. बोल्डिंग, कोमा नेक्स्ट लाइन चले गए हैं, डबल इन्वर्ट कोमा स्टार्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स, नेक्स्ट लाइन, not with individual quantity but with aggregates of these quantities. Next line, not with individual income but with national income. Next line, not with individual price but with general price level. Next line, not with individual output but with national output, double inverted comma over, full stop, double inverted comma over,
फुल स्टॉप। अब सब कुछ भूल भाल के, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस यहाँ पे, सिर्फ 3 चीज़ों का अब ध्यान रखें। ओनली 3 थिंग्स। एक आप है, एक मैं हूँ, और एक अब अपने सामने ये डेफिनेशन है। के.ई. बोल्डिंग, केनिथ बोल्डिंग, ये जो बंदा है उसको मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जितना बेहतरीन इसके पास इकोनॉमिक्स का नॉलेज था, उतना ही बढ़िया इसके पास फ्रेंड्स इंग्लिश ग्रामर का भी नॉलेज था। जिस डेफिनेशन को समझना सबसे डिफिकल्ट है फ्रेंड्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स समझना बहुत लोगों को दिक्कत होती है। बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को कंट्री की इकोनॉमी समझ में नहीं आती है फ्रेंड्स। इस बंदे ने अपने लिए काम थोड़ा आसान कर दिया। उसने ये समझाया कि अगर आपको ये समझना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, या मैक्रो इकोनॉमिक्स को कौन सी बात से लेना देना है, इसको कौन सी बात से कंसर्न है, इसको कौन सी बात से फर्क पड़ता है, तो पहले आप ये समझ लीजिए कि इसको कौन सी बात से फर्क नहीं पड़ता है, इसको कौन सी बात से लेना देना नहीं है, इसको कौन सी बात से कोई कंसर्न नहीं है। मतलब अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि मुझे क्या नहीं समझना है, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा कि अब मुझे क्या समझना है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है समझने के लिए, स्टडी के लिए, फिर ये केनिथ बोल्डिंग की देन है। इट्स अ न्यू अप्रोच फॉर स्टडी पर्पस कि मुझे क्या करना है लाइफ में। अगर वो समझना है तो पहले ये समझ लो कि मुझे क्या नहीं करना है। अगर ये समझ में आ गया कि मुझे ये नहीं करना है, तो फिर ये फोकस क्लियर हो जाएगा कि हाँ अब मुझे ये करना है। तो क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है वो ढूंढ लो, उसका ऑपोजिट हमें करना है, वो समझ में आते जाएगा। तो अब अगर हम इस डेफिनेशन को समझे, एक एक वर्ड समझे, इसने काफ़ी आसानी से समझा दिया। अगर आप पहली बार में मेरे कुछ भी बोले बगैर अगर आप डेफिनेशन को अपने हिसाब से देखें तो क्या समझेगा पता है? नॉट विथ बट विथ, नॉट विथ बट विथ, नॉट विथ बट, क्या नॉट विथ बट विथ, क्या नॉट विथ बट विथ। अरे साला पक्का क्या रहा है? नॉट विथ और बट विथ, नॉट विथ और बट विथ। फ्रेंड्स ये जो तरीका है स्टडी का, ये अपने आप में बहुत बेहतरीन तरीका है। अब हम हर एक वर्ड को चीरफाड़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू के.ई. बोल्डिंग, मतलब ये उसकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स ये जो सब्जेक्ट है, ये कौन सी बात को कनेक्ट करता है या कौन सी बात को स्टडी करता है, ये हम ऐसे समझेंगे कि कौन सी बात को स्टडी नहीं करता है, कौन सी बात को कनेक्ट नहीं करता है। तो पहले ये समझ लिया कि मैक्रो इकोनॉमिक डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी बट विथ एग्रीगेट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज। अगर हम सच में इकोनॉमिक्स समझना चाहते हैं तो छोटे छोटे एग्जाम्पल को अब मैं कंपेयर करूं। फ्रेंड्स, फ्रॉम बोरीवली टिल अंधेरी आई हैव नॉर्मली more than 1000 students for economics every year। बोरीवली से अंधेरी के बीच में मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में इतने लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया? नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जो नंबर बता रहा हूँ कि अंधेरी से बोरीवली के बीच में मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो ये इंडिविजुअल क्वांटिटी हुई। पर मैक्रो ये बोल रहा है कि हमें इंडिविजुअल क्वांटिटी नहीं समझनी है, नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी बट विथ एग्रीगेट्स ऑफ दिस क्वांटिटीज। हमें अगर समझना है कि महाराष्ट्र में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, हाउ मेनी पीपल आर एजुकेटेड इन महाराष्ट्र, तो मेरे पास कितने लोग पढ़ते हैं उससे पता नहीं चलेगा। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 12th का जो एग्जाम है वो कितने लोग पास करके निकल चुके हैं, हाँ उससे पता चलेगा कि इतने लोग पढ़े लिखे हैं। तो मुझे महाराष्ट्र का
एग्रीगेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने लोग हर साल 12th का एग्जाम पास करते जा रहे हैं, वो स्टडी करना चाहिए, ना कि मेरे पास कितने बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो स्टडी करना चाहिए। मेरे पास कितने बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उससे मेरी अकेले की पंचायती होगी, पूरे स्टेट की पंचायती करनी है, पूरी कंट्री की पंचायती करनी है, तो इससे ये पता नहीं चलेगा कि मेरे पास कितने लोग पढ़ने आते हैं। इसके लिए आपको ये समझना होगा कि पूरी कंट्री में कितने लोग एग्जाम देकर पास हो रहे हैं, पूरे स्टेट में कितने लोग एग्जाम देकर पास हो रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी बट विथ एग्रीगेट्स ऑफ these quantities। ओके, मेरे अकेले के पास क्या हाल है उससे नहीं समझेगा, पूरे राज्य में कितने बच्चे पढ़ने लगे हैं, पूरी कंट्री में कितने बच्चे लोग पढ़ने लगे हैं उससे समझेगा कि हाँ अब इतना लिटरेसी रेट, एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है। मेरे पास कितने स्टूडेंट आते हैं उससे एजुकेशन लेवल कितना बढ़ रहा है वो नहीं समझेगा। तो नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी बट विथ एग्रीगेट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज। आगे का वर्ड आ रहा है नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम बट विथ नेशनल इनकम। फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन के तुरंत बाद हम 2 मार्क के लिए एक डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम। 12th में इस एक वर्ड के ऊपर पूरा चैप्टर है 18 मार्क्स का, 18 मार्क्स का एक चैप्टर नेशनल इनकम। तो यहाँ पे ये क्या इंडिकेट कर रहा है, नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम, नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम, नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम बट विथ नेशनल इनकम। मैं अकेला कितना कमाता हूँ उससे नहीं समझ में आएगा कि कंट्री में कितने पैसे हैं, पूरी कंट्री के लोग एक साल में कितना कमाते हैं उससे समझेगा कि हाँ पैसे, कंट्री कितने पैसे वालों की है। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि मैं पर मिनट 8 रुपीज़ कमाता हूँ, एवरी मिनट आई ऑन 8 रुपीज़ फॉर दिस लेक्चर, एवरी मिनट 8 रुपीज़, हर एक मिनट का 8 रुपया मेरा चार्ज है। अरे फ्रेंड्स, अगर मैं ये कितना भी चिल्लाऊं कि मेरा 1 मिनट का 8 रुपया चार्ज है, उससे आपकी लाइफ को क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये मेरी इंडिविजुअल इनकम हुई, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? ये तो मैं होशियारी माने बोलते रहता हूँ, आपकी लाइफ में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर अपनी पूरी कंट्री पैसे वाली है तो उससे आपकी और मेरी सभी की लाइफ को फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स, सभी की लाइफ को फ़र्क पड़ता है। एक बात समझ लो, मेरे करोड़पति बन जाने से आप सब लोग लखपति नहीं बन सकते हो, मेरे करोड़पति बन जाने से आप सब लोग लखपति नहीं बन सकते हो। लेकिन अगर आप सभी लोग लखपति हो तो मेरा करोड़पति बनना तय हो गया। अगर आप सभी लोग लखपति हो, अगर आप सबके पापा की इनकम लाखों में है तो मैं अपनी फीस बढ़ा दूंगा, तो फिर मेरा करोड़पति बनना तय हो गया। तो मेरे अकेले की इनकम से आप सबका भला नहीं होने वाला है, पर आप सब लोगों की इनकम अगर अच्छी है तो मेरा भला तो होने ही वाला है। तो एक एक की इनकम इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। मुकेश अंबानी जो है रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया मुकेश अंबानी, उसका हर मिनट का इनकम है 19,000 रुपया, 19,000 रुपीज़ पर मिनट। और मैं 8 रुपया कमाता हूँ तो आपके सामने होशियारी मारता हूँ। उसके 19,000 रुपये से और मेरे 8 रुपये से कंट्री का भला नहीं होना है फ्रेंड्स। पर अगर कंट्री में सभी लोग इतना कमा लेते हैं कि पेट भर के खाना खा ले और बीमार कम पड़े, तो कंट्री की तरक्की कंफर्म है। तो नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम बट विथ नेशनल इनकम। फ्रेंड्स, एक सर्वे के हिसाब से अगर मैं सोचने जाऊँ, एक सर्वे के हिसाब से, ओके, ये कोई बुक में नहीं लिखा हुआ है, इंडिया की एक साल की जो इनकम है, नेशनल इनकम बोल रहा हूँ, वो है करीब करीब बोल रहा हूँ 200 लाख करोड़, 200 लाख करोड़। ओके फ्रेंड्स, आज की तारीख में अमेरिका की
एक साल की जो इनकम है, नेशनल इनकम, अमेरिका की एक साल की जो नेशनल इनकम है, इट इज नियर टू मोर देन 350 लाख करोड़। हम 200 लाख करोड़ पे है, अमेरिका 350 लाख करोड़ पे है। ये होता है नेशनल इनकम को कंपेयर करना। इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी इतना कमा रहा है और डोनाल्ड ट्रम्प इतना कमा रहा है, नहीं फ्रेंड्स, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम बट विथ नेशनल इनकम। एक बात समझ लो फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी ज्यादा कमाएगा तो इंडिया पैसे वाला बढ़ेगा? नो, अगर इंडिया पैसे वाला है तो नरेंद्र मोदी का पगार बढ़ेगा। तो नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम बट विथ नेशनल इनकम। ये वो बातें हैं जो बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और बड़े बड़े एमबीए तक पढ़े लिखे लोग उतनी आसानी से नहीं समझ पाते। तो नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम, किसी एक की इनकम क्या है वो पंचायती ना करो। मेरे ये अंकल इतना कमाते हैं, मेरे वो मामा इतना कमाते हैं, मेरे ये फूफा इतना कमाते हैं, अरे उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आप अपनी कमाई देखो और कंट्री की कमाई देखो बस। बाकी मामा इतना कमाते ना, चाचा इतना कमाते ना, फूफा इतना कमाते ना, कोई मतलब नहीं इसका। ये कोई अपने घर पे आके पैसा देके जाने वाले नहीं है। ओके, तो नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम बट विथ नेशनल इनकम। उसके आगे का वर्ड है नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस। कोई एक प्रोडक्ट की प्राइस कितनी, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस बट विथ जनरल प्राइस लेवल, बट विथ जनरल प्राइस लेवल। फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से ये वर्ड समझना। जनरल प्राइस लेवल को एक और वर्ड दिया गया है, इन्फ्लेशन, महंगाई, इन्फ्लेशन। बहुत सालों पहले रोटी, फ्रेंड्स बहुत सालों पहले एक मूवी आया था, रोटी कपड़ा और मकान। उसमें एक गाना था, मुझे एग्जैक्टली वो वर्डिंग्स याद नहीं है पर कुछ टूटा फूटा यूं याद है। यार को तो यार की जुदाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, ऐसा गाना था। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। इट इज इन्फ्लेशन, महंगाई, दैट इज जनरल प्राइस लेवल। फ्रेंड्स, महंगाई का मतलब नॉर्मली आपकी कंट्री में सभी चीज मिला के कितनी महंगी मिल रही है, एक एक चीज का प्राइस नहीं। ये मार्कर पेन 30 रुपए के बदले अगर 50 रुपए की हो जाएगी, थोड़ा सोचो। अगर मैं इसको इंडिविजुअल प्राइस बोलता हूँ, नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस, अगर ये मार्कर पेन 30 रुपए के बदले, अभी इसका प्राइस MRP 30 रुपीज़ है, सपोज इसका प्राइस बढ़ के 50 रुपया हो जाएगा तो मैं सुसाइड कर लूँगा। मार्कर पेन 20 रुपये महंगा हो गया, चलो सुसाइड। अरे मुझे इससे क्या फर्क पड़ेगा, मैं किसी स्टूडेंट का फीस बढ़ा दिया, बात खत्म। तो फ्रेंड्स, कोई एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से किसी की जिंदगी रुक नहीं जाती है। हाँ, 2-3 दिन अपने को लगता है ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। फिर एक सिंपल बात समझा रहा हूँ। पहली बार जब आपके एरिया में रिक्शा का भाव बढ़ के 15 से 18 रुपया हुआ था, फर्स्ट टाइम 15 रुपीज़ मीटर से बढ़ा के जब 18 रुपया किया, तो सबके घर पे 2 दिन बवाल मच गया। सबके 2 दिन, मम्मी पापा बाहर भी आए ना, नहीं रिक्शा बहुत महंगा हो गया, चल के जाएंगे। 2-3 दिन फुल फॉर्म में सब लोग चल के निकलते थे। स्टेशन तक जाना है, चलो चल के जाएंगे, मार्केट तक जाना है, चलो चल के जाएंगे, रिक्शा बहुत महंगा हो गया। 2-3 दिन, चौथे 5वें दिन जब निकला, आज थोड़ा घुटने में दर्द है, आज रिक्शा कर लेते हैं, बस खत्म। तो रिक्शा महंगा हो गया, रिक्शा महंगा हो गया, रिक्शा महंगा हो गया, रिक्शा में तो बैठने का ही नहीं, रिक्शा महंगा हो गया। फ्रेंड्स, हाँ ये सच है। अगर आप मुझे पूछे ना तो रिक्शा रॉकेट से भी महंगा है फ्रेंड्स। आई रिपीट, रिक्शा रॉकेट से भी महंगा है। आप बोले सर क्या पागल गिरे जैसी बात कर रहे हो? फ्रेंड्स, ये हकीकत है। जो मिशन मंगल, अरे मंगलयान जो हमने छोड़ा मंगल ग्रह तक के लिए, फ्रेंड्स उसका पर किलोमीटर का जो खर्चा है ना, इट वॉज जस्ट 7.5 रुपीज। 7.5 रुपये में वो रॉकेट पर किलोमीटर चलता था।
और अपना रिक्शा पर किलोमीटर 18 रुपया ले रहा है। सोचो रिक्शा रॉकेट से कितना ज़्यादा महंगा हुआ। तो ये आपने क्या कंपेयर किया फ्रेंड्स, ये आपने इंडिविजुअल प्राइस कंपेयर किया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पूरे रॉकेट को लॉन्च करके मंगल तक पहुंचाने का जो खर्च आया था इट वॉज 464 करोड़। 464 करोड़। तो जब आप पूरी कंट्री को सोचोगे तब समझेगा। बाकी अगर आप सिर्फ एक रॉकेट और रिक्शा कंपेयर करते हो तो रिक्शा बहुत महंगा है। तो रिक्शा में जो लोग ट्रैवल करते हो वो सबसे ज़्यादा पैसे वाले होने चाहिए, पर नहीं फ्रेंड्स। जनरल प्राइस लेवल, महंगाई का रेट क्या चल रहा है डियर फ्रेंड्स? आज महंगाई जो है, इन्फ्लेशन रेट, वो इंडिया में करीब करीब चल रहा है 7% के आसपास, 7%, 7% के आसपास। 1991 में ये 17% था, 17%। फिर भी आपके और मेरे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि अब भी महंगाई बढ़ चुकी है, आप लोग बहुत ज़्यादा खर्च करने लगे हो, बात बात में पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो और बर्गर मंगाते हो, सब महंगी चीज़ें हैं, राइट फ्रेंड्स? महंगाई उस वक्त ज़्यादा थी, आज उतनी नहीं है, पर हमें ये फील हो रहा है कि नहीं महंगाई बढ़ गई, क्योंकि आज अपनी जो लाइफस्टाइल है, जीने का जो तरीका है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वे ऑफ लाइफ, उसमें जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो हम महंगी चीज़ें पसंद करते हैं, इसलिए हमें महंगाई लग रही है। जनरली महंगाई ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स। मुझे समझना होगा कि महंगाई ज़्यादा किसको बोलते हैं। शायद आप सोच भी नहीं पाओगे फ्रेंड्स। शायद मेरे में आप लोग, मेरे में से कुछ लोग तो हंसेंगे मेरे पे कि साला पागल कुछ भी फेंकता रहता है। फ्रेंड्स अपने यहाँ पे इन्फ्लेशन का रेट अभी मैंने समझाया 7% के आसपास है, जनरल प्राइस लेवल जो बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ब्राज़ील, जिम्बाब्वे, अगर ये सब कंट्री कभी सुनी भी है, ब्राज़ील, जिम्बाब्वे, फ्रेंड्स ये दोनों कंट्री में महंगाई का जो रेट चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट जो चल रहा है, इट इज़ मोर देन 52%, मोर देन 52%। अगर मैं इसको आसान शब्दों में समझाऊं तो ब्रिटानिया ब्रेड का जो पैकेट अपने यहाँ पे 26 रुपये में पॉसिबल हो, ब्रिटानिया ब्रेड का बड़ा पैकेट अपने यहाँ पे 26 रुपये में, 26 रुपीज़ में पॉसिबल है फ्रेंड्स, ब्राज़ील में और जिम्बाब्वे में उसका प्राइस करीब करीब 729 रुपीज़ है। आई रिपीट, 729 रुपीज़ का ब्रिटानिया ब्रेड का पैकेट। हाँ बोले सर वहाँ पे ब्रिटानिया ब्रेड होता ही नहीं होगा। फ्रेंड्स ब्रिटानिया ब्रेड वहाँ पे भी मिलता है, ब्रिटानिया मल्टीनेशनल कंपनी है। ओके, ब्रिटानिया मल्टीनेशनल कंपनी है, तो ब्रिटानिया ब्रेड वहाँ पे भी मिलता है, पर 729 रुपीज़। मतलब अपने हिसाब से अगर मैं सोचने जाऊँ तो ब्राज़ील और जिम्बाब्वे के लोगों को ओके चीज़, वेजिटेबल, ग्रिल्ड सैंडविच तो सोचनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो लाखों में जाएगा। अगर वो एक वेजिटेबल चीज़ ग्रिल्ड सैंडविच सोचेंगे, वेजिटेबल चीज़ ग्रिल्ड सैंडविच, तो वो लाखों में जाएगा फ्रेंड्स। तो इसे हम बोलते हैं कि यहाँ महंगाई बढ़ चुकी है। ओके, तो नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस। अगर अपने एरिया में दूध का प्राइस 45 रुपीज़ से बढ़ के अगर 50 रुपीज़ हो जाए तो हम लोग बवाल जरूर मचाते हैं, पर क्या दूध पीना छोड़ देते हैं? क्या घर पे दूध नहीं मंगाते? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। तो नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस बट विथ जनरल प्राइस लेवल। तो किसी एक के घर पे 5 रुपया अगर दूध का बढ़ चुका है तो पहले वो लोग 2 लीटर दूध खरीदते थे रोज का, अब वो सपोज 1.5 लीटर खरीद रहे हैं, तो ये उस एक घर की बात हुई, तो फिर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। पर अमूल कंपनी ये बोलती है कि हमने 5 रुपया प्राइस बढ़ा दिया, उसके बावजूद भी हम लोग हर रोज पहले भी 2.5 लाख लीटर दूध बेचते थे, हम लोग अभी भी 2.5 लाख लीटर दूध बेच रहे हैं। तो फ्रेंड्स कंट्री के हिसाब से इसमें कोई फर्क नहीं आया है। आई रिपीट माई वर्ड्स, कंट्री के हिसाब से इसमें कोई फर्क नहीं आया है। फ्रेंड्स मैं अभी का एक लेटेस्ट एग्जांपल आपको समझाऊंगा। कुछ चीज़ें अपने समझ के परे होती है, बाहर होती है, क्योंकि वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये सबको समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स।
हम लोग ये बोल रहे हैं कि लॉकडाउन है, लोगों के खाने के वांदे हैं, सबके जॉब छूट गए हैं, सबको पैसे के वांदे हैं। मैं मानता हूँ ये सब है, इट इज़ देयर। ये इंडिविजुअल लेवल पे हम मानते हैं कि उसका जॉब चला गया, उसको कम पगार मिलता है, उसको खाने के वांदे हैं। हाँ, मानता हूँ इसके बिजनेस में प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, कंट्री के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, अपनी कंट्री के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, तो फ्रेंड्स मुझे ये सब नहीं दिखेगा। एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। फ्रेंड्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अगर ये कंपनी का नाम कभी सुना है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, है ना, वो लोग बड़ी बड़ी एसयूवी कार बनाते हैं और बेचते हैं। फ्रेंड्स, बिलीव मी, सितंबर महीना जो गया, अब भी जो सितंबर महीना गया, उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो उन्होंने एसयूवी कार जो बुकिंग हुआ है, उनके पास जो बुकिंग हुआ है खरीदने वालों का, बिलीव मी फ्रेंड्स, 20,000 एसयूवी कार का बुकिंग हो चुका है। और उन्होंने बोल दिया है कि इसको बनाकर देने में हमको 3 महीना हो जाएगा, तो 3 महीने का वेटिंग पीरियड है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में फ्रेंड्स बड़ी बड़ी पोस्ट पर मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं। मैंने कल ही उनके साथ डिस्कशन किया कि क्या ये बात सच है। मेरे पास सर्वे आया, बोले हाँ ये एकदम सच है। मतलब ये हुआ कि 20,000 लोग ऐसे हैं जो महंगी कार खरीदने को तैयार है, उनके लिए उन्होंने बुकिंग दे दिया है। सितंबर महीना गया, जो महीना गया उसमें उन्होंने बुकिंग कराया है। अब मैंने उनको पूछा कि गए साल, आई रिपीट माय वर्ड्स, गए साल जब लॉकडाउन नहीं था, तो सितंबर में कितना कार आपने बेचा था? बोले 18,000। ये साल लॉकडाउन है, कितना बेचा? बोले 20,000। मतलब लॉकडाउन है, कोरोना है, और उन्होंने 2,000 कार ज्यादा बेचा है फ्रेंड्स। अब मैं कैसे बोलूं कि कंट्री तरक्की नहीं कर रही है? महंगाई है, इसको प्रॉब्लम है, पर कंट्री में देखो तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोविड के पहले गए साल उन्होंने 18,000 कार बेची थी। कोविड के टाइम पे वो लोग 20,000 कार बेच रहे हैं, 20,000 2,000 कार ज़्यादा बेच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स इतना आसान नहीं है समझना, एंड दैट इज आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस बट विथ जनरल प्राइस। उसके आगे के वर्ड्स थे, नॉट विथ इंडिविजुअल आउटपुट। अब मैं सिर्फ महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखूं कि उन्होंने इतना कार बनाया तो इंडिविजुअल हो गया, नहीं, मुझे वो नहीं देखना। क्या देखना है? बट विथ नेशनल आउटपुट। फ्रेंड्स, मैंने अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी, हुंडई, सबका सर्वे किया। जब महिंद्रा एंड महिंद्रा का देखा तो सबका सर्वे किया, सभी लोगों ने कार ज़्यादा बेची है। मतलब ये हुआ कि हम किसी एक कंपनी का आउटपुट, प्रोडक्शन नहीं देख सकते, तो वो इंडिविजुअल हो गया, तो वो माइक्रो हो गया। तो नॉट विथ इंडिविजुअल आउटपुट बट विथ नेशनल आउटपुट। पूरी कंट्री में सब कुछ मिला के टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल समझाऊं। मार्च महीने में जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, उस वक्त इंडिया में हम पर डे सिर्फ 1000 मास्क प्रोडक्शन करते थे, मास्क 1000। सिद्धिविनायक टेम्पल के ट्रस्ट ने, दादर सिद्धिविनायक टेम्पल के ट्रस्ट ने गवर्नमेंट को सामने से कहा कि रोज के 3000 मास्क हम प्रोड्यूस करेंगे, रोज के 3000, अकेला एक ट्रस्ट। ओके फ्रेंड्स, अप्रैल महीने तक में हम हर रोज इंडिया के अंदर रोज के बोल रहा हूँ, पर डे 2 लाख मास्क प्रोड्यूस करने लगे थे। कहाँ रोज का 1000 था, कहाँ अकेला दादर का सिद्धिविनायक 3000 प्रोड्यूस कर रहा है। हम पूरी कंट्री को अगर सोचे तो पर डे का 2 लाख मास्क प्रोडक्शन होने लगा, पर डे 2 लाख। फ्रेंड्स, तो ये बन जाता है नेशनल आउटपुट। बहुत सारे लोग मुझे पूछ चुके हैं, सर जब कोरोना के 100 केस थे ना तो हमने लॉकडाउन कर दिया, आज जब 67 लाख केस है तो आप बोल रहे सब ओपन करो। फ्रेंड्स, जब 100 केस थे ना तब लॉकडाउन इसलिए करना पड़ा
क्योंकि हमें मास चाहिए थे जो हमारे पास नहीं थे। आज हमारे पास इतना मास प्रोडक्शन हो चुका है कि हम चाहे तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो अब वो दिक्कत नहीं है। इसलिए मोदी अब बोल रहा है कि धीरे धीरे सब ओपन करो। तो ये जो चीजें है ये नेशनल आउटपुट से समझ में आएगा। तो नॉट विथ इंडिविजुअल आउटपुट बट विथ नेशनल आउटपुट। तो जहां जहां पे इंडिविजुअल वर्ड है वहां पे नॉट विथ, वो माइक्रो है उसको नहीं पढ़ेंगे, वो माइक्रो है नहीं पढ़ेंगे। पर जहां जहां पे बट विथ वर्ड है, बट विथ वो पूरी कंट्री की बात कर रहा है तो उसको मैक्रो में पढ़ेंगे। तो एक एक की पंचायती माइक्रो करेगा, पूरे गांव भर की पंचायती, देश भर की पंचायती, दुनिया भर की पंचायती ये मैक्रो करेगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से अकॉर्डिंग टू के बोल्डिंग, मैक्रो इकोनॉमिक डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी। मेरे जैसे शुक्ल को मत देखो, नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी बट विथ एग्रीगेट्स ऑफ दिस क्वांटिटीज। किसी हिप्पोपोटेमस को देखो, नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल इनकम मेरा एक में कहाँ छुपिया, एक में कहाँ छुपिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट विथ नेशनल इनकम, पूरी कंट्री की इनकम 200 लाख करोड़, हाँ इससे फर्क पड़ेगा। नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस, नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस, एक पेन का 30 रुपया हो बढ़ के 50 रुपया हो गया, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट विथ जनरल प्राइस लेवल, महंगाई कितनी है उससे फर्क पड़ता है। नॉट विथ इंडिविजुअल आउटपुट बट विथ नेशनल आउटपुट, पूरी कंट्री का प्रोडक्शन कितना है उससे फर्क पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स वो है जो पूरी कंट्री की बातें करेगा। या तो पूरा इंडिया डेवलप हो रहा है या तो पूरा इंडिया डेवलप नहीं हो रहा है, या तो पूरा अमेरिका डेवलप हो रहा है या तो पूरा अमेरिका डेवलप नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि अंधेरी डेवलप हो गया, गोरेगांव डेवलप हो गया और जोगेश्वरी को बीच में बाबा जी का ठुल्लू, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो माइक्रो बात करेगा कि जोगेश्वरी में देखे ना गरीबी ज़्यादा है, अंधेरी में बड़े बड़े मॉल है, गोरेगांव में बड़े बड़े मॉल और मल्टीप्लेक्स है, जोगेश्वरी में नहीं है, ये माइक्रो सोचेगा। हम मुंबई को देखेंगे कि मुंबई में मल्टीप्लेक्स है, मॉल्स है, सब कुछ है, तो ये मैक्रो की बात होगी। तो फ्रेंड्स, बहुत पीसफुली मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कि जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करें तो पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में स्टडी करके समझ ले कि अब हमें मैक्रो में क्या पढ़ना है, तो बोले माइक्रो में क्या पढ़ा था वो अब नहीं पढ़ना है। ओके, नाउ गिव द हेडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लिखेंगे और समझेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों चीज़ें बहुत काम की हैं। गिव द हेडिंग नेशनल इनकम। फर्स्ट कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम। राइट डाउन, इट refers to aggregates of monetary value of all final goods and services, all final goods and services produced in an economy, एक एक वर्ड को एम्फेसाइज करो, in an economy, economy during an accounting year, फुल स्टॉप। देखिए फ्रेंड्स,
ये मैं बार बार बोल तो चुका हूँ कि नेशनल इनकम मतलब पूरी कंट्री का इनकम, पूरी कंट्री का इनकम। एक साल में इंडिया में सब लोगों ने मिलकर कितना कमाया, ये सुनने को कितना इजी लगता है, पूरी कंट्री का इनकम, नेशनल इनकम। हाँ समझ में आ गया। फ्रेंड्स कुछ भी समझ में नहीं आया है। अगर आज मैं ये सोचने भी बैठूँ कि मुझे हाँ पूरी कंट्री का इनकम गिनना है, चलो पूरी कंट्री का इनकम गिनते हैं, क्या गिनोगे? चलो फुल फॉर्म में आ गया, हाँ चलो सबका इनकम गिनते हैं, क्या गिनेंगे? क्या लग रहा है आपको? मुझे पूरी इंडिया का इनकम गिनना है तो यहाँ पे इंडिया का नक्शा लेटा हुआ होगा, उसको उठाऊंगा इंडिया, इंडिया पूछ तेरा इनकम बोलेगा चल सुन जाए, ऐसे इनकम गिनूँ तो क्या करूँ? सबको पूछने बैठूँ तेरा इनकम कितना है, तेरा इनकम कितना है, तेरा इनकम बोलना, कोई बोलेगा नहीं? फ्रेंड्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सीए जो होता है ना, एक सीए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो एक साथ बोल रहा हूँ मैं, एक साथ 20 कंपनी की इनकम गिन सकता है। वो एक साथ 2000 लोगों की इनकम गिन सकता है। बड़ी बड़ी 20 कंपनी को एक साथ वो संभाल सकता है, एक साथ वो 2000 लोगों की इनकम गिन सकता है। लेकिन मेरी कंट्री का, अगर मेरी कंट्री का एक साल का इनकम गिनना हो ना, तो एक सीए तो भूल जाओ, आप 500 सीए को काम पे लगा दो, 500 चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम पे लगा दो, 500 सीए को, आप 1000 एमबीए को काम पे लगा दो, आप 2000 इंजीनियर को काम पे लगा दो, आप 5000 डॉक्टर को काम पे लगा दो, ये सबको साथ में काम पे लगा दो, तो भी ये नहीं गिन पाएंगे कि अपनी कंट्री का एक साल का इनकम क्या है। नॉट पॉसिबल। इसके लिए एक इकोनॉमिक माइंड चाहिए। बोले तो प्रशांत सर जैसा इकोनॉमिक माइंड चाहिए। कौन प्रशांत सर? अरे छोड़ो ना, जो भी हो। ओके फ्रेंड्स, आज तक हो या एबीपी न्यूज़ हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो या हिंदुस्तान टाइम्स हो, किसी भी न्यूज़पेपर में और किसी भी न्यूज़ चैनल ने अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया है कि इंडिया का नेशनल इनकम है कितना। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इट इज़ अप्रोक्सीमेट 200 लाख करोड़। फ्रेंड्स ये मेरा अमाउंट है, मैं बोल रहा हूँ आपको। कोई चैनल, कोई न्यूज़पेपर, कोई गूगल, कोई फेसबुक, कोई व्हाट्सएप, कोई यूट्यूब आपको ये चीज़ नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये उतना आसान है ही नहीं। क्या होता है नेशनल इनकम? बोलने को अच्छा लगता है पूरी कंट्री का इनकम, अरे पर उसमें क्या? चलो एक एक वर्ड को थोड़ा समझने की ट्राई करें। इट रिफर्स टू एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब होता है टोटल का भी टोटल, एवरेज निकालना, इसको बोलते हैं सम टोटल। टोटल का भी टोटल वो गिनो, और किस रूप में? ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, पैसों के रूप में गिनो। मतलब क्वांटिटी मत गिनाओ, अमाउंट गिनाओ, अमाउंट, नो क्वांटिटी, रुपीस, अमाउंट, पैसों में गिनाओ। एक छोटा एग्जांपल समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, समझेगा कि नहीं वो तो आपको ही पता। ट्राई कर रहा हूँ। सपोज ये एक शर्ट 1000 रुपीज़ का है, ये एक शर्ट 1000 रुपीज़ का है। सपोज बोल रहा हूँ। ओके, अगर पूरे इंडिया में सपोज एक साल में ऐसे शर्ट जो भी है, ऐसे शर्ट एक साल में अगर सपोज 1 लाख शर्ट प्रोड्यूस हुए, 1 लाख शर्ट। ओके, तो आप मुझे 1 लाख शर्ट मत गिनाओ, क्या गिनाओ? 1 लाख शर्ट थे और 1000 रुपीज़ का एक था, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 1000। अब ये कितना बड़ा अमाउंट है तो अपने को क्या पता कि कितना अमाउंट होगा। टोटल 8 जीरो लगेंगे, मतलब 10 करोड़ रुपीज़। ये 10 करोड़ रुपए के तो सिर्फ शर्ट गिने हमने, ओनली शर्ट्स। ओके, अब सपोज ये जो ट्राउजर मैंने पहना है, सपोज ये 2000 रुपीज़ का है, एक एग्जांपल। और ऐसे 1 लाख ट्राउजर बनाए गए पूरे साल में, पूरी कंट्री का मिला के बोल रहा हूँ। अगर 1 लाख ऐसे ट्राउजर बने हैं, 2000 रुपये का एक है, तो वापस उसको और मल्टीप्लाई करो, तो हो गया 20
करोड़ के तो सिर्फ ट्राउजर्स बनाए गए। तो फ्रेंड्स अब शर्ट को टोटल किया वो 10 करोड़ का अमाउंट आया, ट्राउजर का टोटल किया वो 20 करोड़ का अमाउंट आया। ये दोनों को वापस मिलाओ, शर्ट का टोटल ट्राउजर का टोटल मतलब 30 करोड़, तो वो बताए एग्रीगेट्स ऑफ मॉनिटरी वैल्यू। और ये तो सिर्फ दो चीज पकड़ के सुनाया फ्रेंड्स, एक सुई से लेकर एक एरोप्लेन तक जो कुछ भी बनता है वॉटएवर, एक खिल्ला भी बनाया तो वो भी गिनो, एक नट बोल्ट लगाया वो भी गिनो, एक स्क्रू गिर गया वो भी गिनो, और वो भी पैसों के रूप में गिनो। ऐसा नहीं कि चलो 5 स्क्रू बनाए थे, अरे पैसों के रूप में गिनो। तो इट रेफर्स टू एग्रीगेट्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, पैसों के रूप में गिनाओ। और क्या क्या गिने? ऑफ ऑल मतलब एक चीज भी छोड़ने का नहीं, एक छोटा सा पिन भी जो बनाया है वो भी गिनाओ, वो भी छोड़ने का नहीं। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ये इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। एक में मटेरियल एग्जिस्टेंस होता है, दूसरे में मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एक आसान सा मतलब समझा रहा हूँ, अगर मैं अब भी आपका ये लेक्चर ले रहा हूँ तो ये लेक्चर का जो पैसा है उसको नेशनल इनकम में कब गिना जाएगा? तो ध्यान से सुनना, जो भी बुक्स आपको पहुंचाई जाती है, टेक्स्ट बुक, नोटबुक जो भी आपके पास है, ओके, मैं ये मार्कर पेन लेके बैठा हूँ, बोर्ड लेकर बैठा हूँ, वो सब ये सब हो गया गुड्स। और जो लेक्चर अभी ले रहा हूँ ये हो गया सर्विस। तो गुड्स भी गिनो, सर्विस भी गिनो, और वो भी पैसों के रूप में गिनो। मतलब अगर सपोज ये साल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में इकोनॉमिक्स के लिए 11th के इकोनॉमिक्स के लिए अगर सपोज 50,000 टेक्स्ट बुक छापा है तो 50,000 टेक्स्ट बुक वो गुड्स हुआ, और मैं जितने लेक्चर ले रहा हूँ ये सर्विस हुआ। तो बुक का पैसा भी गिनो, मेरे लेक्चर का पैसा भी गिनो, गुड्स एंड सर्विसेज। और वो भी का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब वो प्रोडक्ट जो फैक्ट्री से बाहर आके मार्केट में बेचने को रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब तक जो प्रोडक्ट फैक्ट्री में है, मशीन में है, काम चालू है, हड़ू चालवा, वर्क इन प्रोग्रेस, वो सब मत गिनाओ। देखो फ्रेंड्स, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस एक फालतू एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज गवर्नमेंट के लोग आपके एरिया में जनगणना पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए आ रहे हैं, जनगणना पॉपुलेशन काउंटिंग, ओके। सपोज आपके पड़ोस में 4 लोग रहते हैं और जो भाभी जी है वो प्रेग्नेंट है, सपोज उनको 7वां महीना चल रहा है। अब वो गवर्नमेंट के लोग आते हैं और उनको पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, तो वो लोग क्या जवाब देंगे? 4, 4.25, 4.5, 4.25, 5 क्या जवाब देंगे? क्योंकि 4 लोग तो वो है और जो भाभी जी है वो प्रेग्नेंट है, उनको 7वां महीना है। नाउ डोंट आर्ग्यू भाभी जी घर पे नहीं है, छत पे है, ये वो सब अपने पास रखो। हाँ कि भाभी जी घर पे है कि नहीं है, छत पे, जीजा जी, वो सब अपने पास रखो। हाँ, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अगर गवर्नमेंट के लोग आके पूछते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है, आपका पॉपुलेशन काउंटिंग करना है, जनगणना करना है, तो आपके घर में कितने लोग हैं? तो वो क्या बोलेंगे कि हमारे घर में 4.25 लोग हैं, 4.5 लोग हैं, 4.25 लोग हैं, 5 लोग हैं कि 4 लोग हैं? द आंसर मस्ट बी 4 लोग हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में उम्मे करके बाहर नहीं आया है, अभी तक काम चालू है, वर्क इन प्रोग्रेस, उनका ग्रोथ अंदर चल रहा है। जिस दिन वो मार्केट में उम्मे करके बाहर आ जाएगा उस दिन क्यों क्या अब इसके घर पे 5 लोग हैं। तो जब तक प्रोडक्ट मार्केट में रेडी होकर उम्मे करके बाहर नहीं आता है तब तक वो प्रोडक्ट गिना नहीं जाता है। सिमिलरली आप उन्हीं चीजों का पैसा गिनोगे जो मार्केट में बेचने को रेडी हो चुका है। अब तक जो फैक्ट्री में पड़ा है, रॉ मटेरियल बन के कच्चा सामान पड़ा है, वो सब नहीं गिन सकते हो। तो ऑल फ्रेंड्स, ये एक एक वर्ड का मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ जो मेरे अलावा कोई नहीं समझाएगा। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आगे का वर्ड देखो, प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, मतलब विद इन द बॉर्डर ऑफ माई कंट्री,
मेरे देश के सरहद के अंदर वो चीज हमने प्रोड्यूस किया हो तो गिनने का। इट मीन्स जो फटाके हम चाइना से मंगाते वो नहीं गिनने का, काय को वो मेरा प्रोडक्ट नहीं है तो कैसे गिनने का। आप जो सामान इंपोर्ट करते हो बाहर से वो मत गिनाओ क्योंकि वो हमारा प्रोडक्शन नहीं है। अगर कोई छोटा 7 साल का बच्चा मेरे पड़ोस में रहता है और अगर वो कभी ग्राउंड में मेरे साथ टहल रहा है, गार्डन में मेरे साथ राउंड मार रहा है, तो क्या कोई बोलेगा प्रशांत सर का बच्चा है? ऐसा थोड़ी होता है। अरे वो बाजू वाले का प्रोडक्शन है, मेरा प्रोडक्शन नहीं है। तो आप कैसे गिनोगे वो मेरा बच्चा हो गया? और सर आपके बाजू में चल रहा था, हमको लगा आपका, अरे तो बाजू में चल रहा था तो मेरा हो गया। नहीं फ्रेंड्स, वो बच्चे का आधार कार्ड देखना पड़ेगा और उसमें मेरा नाम नहीं होगा क्योंकि वो मेरा प्रोडक्शन नहीं है, तो वो मेरे में नहीं गिनाने का। चाइना में जो फटाके बनाए गए हैं वो इंडिया का प्रोडक्शन नहीं है, वो इंडिया का प्रोडक्शन नहीं है फ्रेंड्स। आप जितने भी चाइनीज ऐप यूज़ करते हो और उसका जो पैसा उनको जा रहा है, तो मतलब आप अपनी कंट्री की इनकम के साथ गद्दारी कर रहे हो फ्रेंड्स। काहे को टिकटॉक बंद कराया गया, काहे को पबजी बैन बनाया गया, दीज आर द रीजंस फ्रेंड्स। मैं तो सालों से लोगों को बोलता था कि डोंट यूज दिस, और उनको लगे ये सब फेंक रहा है। फ्रेंड्स ये सब आप चाइना की चीज़ें जब इस्तेमाल करते हो तो वो इनकम चाइना की हुई, वो अपनी इनकम नहीं है। आप उन्हीं को गिनो जो अपनी कंट्री के अंदर का प्रोडक्शन है। तो प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। फ्रेंड्स अगर पूरे इस कॉन्सेप्ट को आसान लैंग्वेज में समझाऊं तो उल्टा समझते हैं, उल्टा। फ्रॉम 1 अप्रैल to 31st March, within the border of our country, whatever we have produced, it may be goods, it may be services, उनको गिनो, सब गिनो, सब सब सब। शर्त ये कि टोटल का भी टोटल निकालो, शर्त ये कि वो पैसे के रूप में होना चाहिए, शर्त ये कि वो फाइनल गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, शर्त ये कि वो अपनी कंट्री के अंदर का प्रोडक्शन होना चाहिए, शर्त ये कि वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में प्रोड्यूस होना चाहिए, तो वो मेरा नेशनल इनकम है। ओके, आई नो फ्रेंड्स काफ़ी हेवी कॉन्सेप्ट्स थे। ओके, 11th के बच्चों के ऊपर ये सब डाल के एक्चुअली हम इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं, बट वी हैव टू डू दिस क्योंकि सिलेबस में है। तो आज हम सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट समझे, दैट इज ओके, डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेशनल इनकम। पर ये दोनों काफ़ी हेवी चीज़ें थी फ्रेंड्स। इसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे थे कि अगर घर पे कभी पापा के साथ शेयर किया ना तो पापा भी खुश हो जाएंगे, अरे हाँ मेरा बेटा पढ़ा लिखा हो गया। ओके, खुश हो जाएंगे। आपको अपने नाम पे बिल फाड़ने का, देखो मेरा स्टडी है, ये नहीं बोलेगा प्रशांत ने बोला, खुद का स्टडी है, मारो होशियारी, एंजॉय योरसेल्फ। ओके, सुन, वी विल मीट। यहाँ पे हम आज के लिए रुक जाते हैं। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।